हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग साइंस के एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो है आपका परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है क्लास 9th में है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात की जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर धातु और अधातु को डिस्कस करेंगे तो यहाँ के कुछ टर्म आपको वहां देखने को मिलेंगे, इसलिए पहले ये चैप्टर आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, जिनको भी बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि मैं बोर्ड का स्क्रीनशॉट ऑलरेडी वहां पर भेज देती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि परमाणु होता क्या है, एटम होता क्या है। तो देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कीजिए कि मैंने आपको एक कागज दिया, ठीक है, और कहा कि इसको टुकड़ा करते जाओ, कागज को जब तक हो सके इसको तोड़ते जाओ। तो आप धीरे धीरे उस कागज को तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब उस कागज को आप टुकड़ा नहीं कर सकते, सबसे अंतिम टुकड़ा होगा जिसको आप दोबारा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे अंतिम टुकड़ा होगा, सबसे छोटी इकाई होगी जिसको आप दोबारा नहीं तोड़ सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है, उस चीज का परमाणु कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एटम कहलाएगा। तो इसको हमने लिखा है कि पदार्थ को विभाजित करते जाएं, ठीक है, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर समझेंगे कि पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। अविभाज्य मतलब कि अब हम दोबारा इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, दोबारा हम इसको नहीं तोड़ सकते, उस सूक्ष्म कण को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये पदार्थ क्या होता है, तो हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है, जिनका क्या होता है, खुद का मास यानी कि द्रव्यमान होता है, और ये स्थान घेरता है यानी कि जगह घेरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, जो ये परमाणु है ये किन किन चीजों से मिलके बने होते हैं। तो हमने लिखा है कि परमाणु आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो आपके परमाणु है ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये परमाणु में ये कहाँ कहाँ आपको रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोर का मॉडल बनाया है। देखिए, नील्स बोर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बोर मॉडल दिया, उन्हीं के नाम पर ये बोर मॉडल पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोर का परमाणिक मॉडल को देखेंगे। ये परमाणु का मॉडल है। यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए, यहाँ जो परमाणु के नाभिक है, जो नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन पर हमेशा याद रखिएगा कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, यानी कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है यह इस पर ना तो प्लस चार्ज रहेगा ना तो माइनस चार्ज रहेगा, ये क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। तो याद रखिएगा, न से न्यूट्रल न से न्यूट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन क्या होता है, प से प्रोटॉन और प से प्लस, यानी कि प्रोटॉन पर आपके प्लस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और ये दोनों आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए, ये जो परमाणु का मॉडल है इसके जो कक्षा बनाए गए हैं, ये के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये क्या है, ये कक्षा है। ठीक है, और इसी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है चक्कर लगाते रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर आपके निगेटिव चार्ज होते हैं, ये ऋणावेशित होता है, और ये इसके चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, कक्षा में ये चक्कर लगाते रहता है। तो हमने लिखा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, और ये कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये इसके नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है। ठीक है, तो अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती होगी, एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम यहाँ पर लिखे एक फॉर्मूला 2n², जिसमें कहते हैं कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करके प्रत्येक कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपको के सेल का ज्ञात करना है, के सेल, तो याद रखिएगा जो n है इसको हम लोग n इसका नंबर 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि ये पहली कक्षा का निकालना है, तो इसलिए n=1 होगा। अब देखिए, के सेल का निकालना है तो हम फॉर्मूला को सेट करेंगे 2n²। पहली कक्षा का निकालना था तो 2 हो गया, n का मान क्या हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर हो गया। जब हम इसको निकालेंगे तो 2 × 1 यानी कि यहाँ पर आ गया 2, यानी कि जो पहली कक्षा है, ये जो आपका के सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लेते हैं अब आपको सपोज कीजिए कि आपको एम सेल का निकालना है, तो मान लेते हैं हमें एम सेल का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2n² फॉर्मूला लगाएंगे। एन सेल देखेंगे किस नंबर पर आता है, तो के 1 नंबर पर, एल 2 नंबर पर, एम आपका 3 नंबर पर, यानी कि एन का मान कितना होगा, 3। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 और n का मान कितना हो गया, 3, और 3 का स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। यानी कि एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, एम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गई, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो आप समझ गए कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरी में अधिकतम से अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और
ये जो आपका एन है चौथी कक्षा है, इसमें अधिकतम से अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए कि बोर के परमाणु मॉडल का है। इसको याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पर आपके न्यूट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है जो कक्षा में चक्कर लगाता है, और जो नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। प्रोटॉन आपके धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनकी खोज किसने किया था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो देखिए प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करते तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ठीक है, अब आप इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए प्रोटॉन मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए गोल्ड, यानी गोल्ड को कोई भी देखेगा तो क्या हो जाएगा, उसकी तरफ पट जाएगा। यानी क्या याद रखिएगा, प से पटना और प से गोल्ड, गो से गोल्ड, यानी कि आप क्या कहते हैं गोल्ड को देखकर पट जाते हैं। यानी कि प्रोटोनों की खोज किसने किया था, तो गोल्ड स्टीन ने किया था। ठीक है, ये आपके मैच करने में पूछेगा। और यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन। देखा, इसका मतलब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन ये कक्षा के बाहर यहाँ पर चक्कर लगाता है, तो इसको हम कहेंगे जा जा तुम चक्कर लगाओ। जा जा मतलब जे थॉमसन मतलब तुम। ठीक है, तो जा जा तुम चक्कर लगाओ, तो चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे कि जे थॉमसन क्या है, इसके खोज करता है इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने किया था। लोग कहते हैं ना कि ये मेरा दिमाग चाट गया, यानी कि क्या होता है, मेरे दिमाग को चाट कर एकदम न्यूट्रल कर दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो चैडविक ने किया था। अब आप समझ गए, अब कोई पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा वो गोल्ड को देखते ही कोई पड़ जाता है, यानी कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इसके बाद कहेगा, कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, जा जा तुम चक्कर लगाओ, यानी कि जे थॉमसन। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया ये न्यूट्रॉन, तो आपको याद रखना होगा न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, वो मेरा दिमाग चाट कर न्यूट्रॉन कर दिया है, मतलब कुछ भी नहीं रहा मेरे दिमाग में। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। तो इतना आपको समझ गया इसकी खोज करता। अब देखिए, अब हम यहाँ पर संयोजकता यानी कि वैलेंसी और संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम लोग मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है कि मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल लेकर आपको समझाएं। आपको मालूम है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, वो आपका 11 होता है। अब हम इस परमाणु संख्या को विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की कक्षा में बांटेंगे। तो देखिए सबसे पहला कक्षा जो आपका यहाँ पर मैंने लिखा है के, तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो आपका 2 होगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर निकाला है। दूसरी कक्षा जो है आपका एल, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है, अब देखिए जो तीसरी कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या क्या होना चाहिए, 18 होना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पर अष्टक पूरा करना। अष्टक पूरा करने का मतलब है कि जो तीसरी कक्षा है इसमें आप ये 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, सोडियम किसी दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, लेकिन कोई इतना दानी नहीं है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन अपना दे दे। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये भाई आप कहेगा कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं कि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को हम दान दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना दान कर देगा। ठीक है, देखिए तो जो यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं किसको कहते हैं, किसी परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 72 कक्षा में जितने भी यहाँ पर नंबर होंगे वो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है, तो हम कहेंगे कि सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होती है, तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वैलेंसी इसका 1 होगा। कैसे, देखिए जितना दान देगा या फिर जितना लेगा, दूसरों से ग्रहण करेगा या फिर जितना दान देगा, वही क्या होती है, वही वैलेंसी होती है। तो ये क्या कर रहा है, ये तो 1 दान दे दिया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि दान करने वाले पर यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और ग्रहण करने वाले पर माइनस चार्ज होगा। तो ये जो सोडियम है ये क्या किया, ये दान दिया है, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा। अब कितना दान दिया है, तो 1 दान दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 प्लस का चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, तो वैलेंसी आपकी 1 हो गई। जितना दान देगा या फिर जितना किसी से ग्रहण करेगा उसको वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जो परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात हम क्या कहते हैं, जो आपका ये सोडियम है ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार का धातु है। देखिए धातु का कहने का मतलब है कि ये क्या है, ये एक मेटल है। मेटल यानी कि धातु है। अब पूछेंगे कि ये धातु कैसा है, तो देखिए
जो जो अपना इलेक्ट्रॉनों को दान करता है वो क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। तो इसे आप धातु वाले चैप्टर में याद रखिएगा कि जो अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, जिस पर प्लस चार्ज होता है, वो क्या कहलाता है, वो धातु कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का। तो आप पूछेंगे कि क्लोरीन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इसको हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम पहले बात करते हैं, यहाँ पर चलिए क्लोरीन को निकालते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। अब हम इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10 हो गया। अब क्या बचा, 7 बचा। तो तीसरी कक्षा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अष्टक पूरा करना है, 8 पूरा करना है। तो ये क्या कहेगा कि यह कहेगा कि हमें 1 दे दो, कोई किसी से 1 मांगेगा, कहेगा हमें 1 दे दो, हम क्या करेंगे, हम अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो ये एक किसी से मांग के ग्रहण करता है। तो ये ग्रहण किया, तो ये अब यहाँ से कोई पूछेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है और इसकी वैलेंसी यानी कि और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि किसी भी परमाणु के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 7 हो गया। याद रखिएगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 7 हो गया। अब आप कहेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है, तो देखिए इसकी वैलेंसी आपकी 1 हो जाएगी। 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक किसी से मांग के क्या किया है, ग्रहण कर लिया है। ठीक है, और जैसे ही ये मांगा है, किसी से मांग के ग्रहण किया है, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि क्लोरीन क्या हो जाएगा, और कितना मांगा है, 1 मांगा है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना मांगा है, 1। तो यहाँ पर 1 साइन हो जाएगा माइनस का। जो ग्रहण करता है उस पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा क्लोरीन पर यह माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि यह क्या होता है, एक किसी से मांग कर यह अपना अष्टक पूरा किया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब किसी पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, किसी से ये मांगता है, ग्रहण करता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके अधातु यानी कि नॉन मेटल कहलाते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि ये आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आपके नॉन मेटल है। देखिए मेटल वो होते हैं जो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दान में देते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मांगते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखिए, दान कौन करता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा पैसा होगा, तो ये क्या होता है, प्लस, ये अपना दान किया है, ले जाओ। ठीक है, ये मांगा है भाई, मांगा है किसी से, किसी का हाथ फैलाया है, तो इसके पास कुछ नहीं, यानी माइनस है, तभी तो मांगा है, तो इसलिए याद रखिएगा इस पर माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर सिलिकॉन का लिया। सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, सिलिकॉन का होता है 14। ठीक है, चलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10, तीसरी कक्षा में हो गया 4। अब ये क्या करेगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इसके सामने 2 कंडीशन है, एक किसी से मांग लेगा, यानी देखिए एक किसी को दान देगा, या फिर किसी से ग्रहण कर लेगा। या तो चार किसी से मांगकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा, या फिर ये जो 4 इसके पास बचा है इसको दे देगा। ठीक है, तो इसमें आपके धातु और अधातु दोनों के गुण आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सिलिकॉन आपका क्या हो गया, उपधातु हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कि सिलिकॉन आपका उपधातु हो गया, क्योंकि इसमें धातु के भी गुण है, मांग भी सकता है, और अधातु के भी गुण है, मतलब मांग भी सकता है और ये दे भी सकता है। तो इसमें क्या हो, दोनों के गुण है सिलिकॉन का। अब इसकी पूछेगा कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गई, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी यानी कि संयोजकता कितनी हो जाएगी। तो हमने क्या लिया है, जितना दान देगा या जितना लेगा वो उसकी वैलेंसी हो गई। तो ये तो 4 दे देगा या फिर 4 ग्रहण कर लेगा, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4, और वैलेंसी भी हो गई 4। लेकिन ये 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है, यानी कि इसमें दोनों के गुण है, धातु और अधातु। तो ये क्या हुआ, ये आपके उपधातु हो गए। ठीक है, तो ये रही आपकी वैलेंसी और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में यही अंतर है कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन का आएंगे, जो नंबर आएगा बाहरी कक्षा में, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और देखिए वैलेंसी की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं, तो इसको हमने लिखा है कि जितना इलेक्ट्रॉन आप दान करते हैं या फिर जितना आप ग्रहण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। ठीक है, दान करने वाले पर प्लस चार्ज होगा, जितना दान करेगा उसके ऊपर उतना आपका चार्ज होता जाएगा, और ग्रहण करने वाले यानी कि दूसरे से मांगने वाले पर माइनस चार्ज होगा, ये जितना मांगेगा उसके ऊपर उतना ही माइनस का चिन्ह होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए क्लोरीन 17 है, क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन ने 1 मांगा अष्टक पूरा करने के लिए, इसको 1 और चाहिए, तो ये क्लोरीन के ऊपर क्या हुआ, 1 माइनस है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम है, इसने 1 दान किया है, तो क्लोरीन के ऊपर 1 प्लस का चार्ज है। यहाँ तक आप समझ गए। देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर परमाणु संख्या और परमाणु भार कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं।
अब हम यहाँ पर परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में अंतर देखते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी कोई तत्व दे देगा, कहेगा इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, तो हम उसको ज्ञात कैसे किया था इसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणु संख्या को याद रखिएगा, जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए आप इसे क्या करेंगे, ये याद रखेंगे कि इसे जेड के द्वारा दर्शाता है, क्योंकि कभी कभी इसका हिंदी ना बहुत सारा दे देता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक दे देगा, कहीं परमाणु संख्या दे देगा, तो इसको याद रखिएगा, इसके हम जेड द्वारा निरूपित करते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखिए एटॉमिक नंबर होता क्या है, परमाणु संख्या अब क्या होता है, तो यहाँ पर बात करते हैं एक परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। परमाणु संख्या प्रोटोनों की कुल संख्या, यानी कि कह रहे हैं कि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी, यानी कि परमाणु संख्या जितना रहेगा उतना ही प्रोटोनों की संख्या भी रहेगी। ये दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। ठीक है, ये पहला लाइन कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी एटम में यानी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये कह रहा है कि जितना भाई आपका प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का क्या मतलब है कि जितना आपका परमाणु संख्या रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया है कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, यानी कि तीनों आपस में बराबर होते हैं। जितना आपका परमाणु संख्या रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, जितना आपका परमाणु संख्या रहेगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहने का मतलब है कि तीनों, अगर मान लेते हैं जेड का मान यहाँ 3 दिया है तो प्रोटॉन भी 3 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या, जिसको हम क्या कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, और इसे ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी में बहुत कुछ दिया रहता है, तो आप याद रखिएगा मास नंबर, इसे क्या कहते हैं, निरूपित किसे किया था इसको याद रखिएगा, इसे हम ए के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये मास नंबर है, जिसे मास नंबर जो आता है, जैसे कि द्रव्यमान संख्या, इसमें आपका प्रोटॉन और प्लस आपका हो गया न्यूट्रॉन, इन दोनों को संख्या को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मास नंबर निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिलाकर ही आपका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और यहाँ क्या था, यहाँ ये जितना रहेगा उतना ये रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाएंगे तो आपका मास नंबर निकलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ लिया है कि यहाँ पर तत्व का प्रतीक, यहाँ पर कोई भी आपका तत्व रहेगा। ठीक है, और इसके देखिए इसके ऊपर जो होता है ए दिख रहा है, नीचे दिख रहा है जेड। जेड वाले को हम क्या कहते हैं, जेड वाले को हम परमाणु संख्या कहते हैं, और ये नीचे रहेगा। देखिए एबीसीडी के अक्षर में जेड जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, सबसे तो नीचे इसको रखिएगा, ये आपका परमाणु संख्या जेड हो गया। और जो एबीसीडी में सबसे ऊपर रहता है वो रहता है ए, तो इसको याद रखिएगा, ए को हमें ऊपर रखना है, और ए रहेगा आपका क्या, परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर याद रखिएगा ए कैसे बनेगा, ए किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर ऐड करेंगे तो आपका निकल जाएगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और यहाँ जो आपका हुआ परमाणु संख्या, इसमें आपका प्रोटॉन भी उतना ही, जितना परमाणु संख्या रहेगा प्रोटॉन भी उतना ही रहेगा, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर मैंने समझाया है कि सपोज कीजिए कि एक हीलियम है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब इसका जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है वो दिया रहता है, ज्यादातर दुगना ही रहता है। ठीक है, ज्यादातर केस में ये दुगना रहता है ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन आपको द्रव्यमान संख्या याद करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन में देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हीलियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2, और ये आपका दिया है इसका द्रव्यमान संख्या 4। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो भाई आपका Z हुआ, आपको मालूम है जितना Z होगा उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन भी आपका 2 हो गया, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन भी आपका 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि इसके जस्ट ऊपर की बात करते हैं, तो ये आपका किससे मिलकर बना है, ये आपका प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और प्रोटॉन की संख्या कितना हुआ है, 2। तो और हम यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 हो गया, यानी कि प्रोटॉन का भी संख्या 2, इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 2 और न्यूट्रॉन का भी संख्या यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके 2022 के दिसंबर की जनवरी वाला एग्जाम में से पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एक्स के ऊपर कितना है, 3 प्लस है, यानी कि यहाँ पर या 3 प्लस देगा या फिर प्लस 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 दे देगा। ठीक है, 3 प्लस दे देगा या फिर 3 प्लस करके देगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 प्लस आयन तत्व
जो आपका एक्स है इसका परमाणु आपका भार कितना दिया है 27 और परमाणु संख्या 13 से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि x3+ में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो जहां भी अगर आपके क्वेश्चन में दे दे, यहाँ पर कोई भी तत्व दे दे, ऊपर में 2- दे, 4+ दे, 1+ दे, 2+ दे, तो आपको इस पर खास ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन में आपका हुआ तो देखिए आपको इसको किस तरह से बनाना है। एक्स क्या है जिसका परमाणु भार 27 है और द्रव्यमान परमाणु संख्या कितना है 13। तो आप देखिए 13 किसका है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 13। तो हमने इसका निकाल लिया कि एल्युमिनियम है जिसका परमाणु संख्या 13 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 27 होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो पहली कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरी कक्षा में 8, 2 8 10 और कितना बच गया 3 बच गया, 3 बच गया। तो यही आपका 3 दिया है, ये क्या करता है 3 अपना दान दे देता है। जैसे ही दान देगा तो इसके ऊपर क्या होगा 3, जितना दान देगा उतना प्लस ऊपर हो जाएगा, मैंने पढ़ा है। तो ऊपर में 3+ है, यानी कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ये दान दे दिया है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि दान किया हुआ इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे। दान किया गया इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज देखना है। अब आप यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका ये Z कितना दिया है, Z आपका 13 दिया है। तो अगर Z 13 दिया है तो जाहिर सी बात है प्रोटोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होती, लेकिन ये क्या किया है 3 अपना दान दे दिया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 क्या किया है दान दिया, इसीलिए यहाँ पर +3+ का चिन्ह है। ठीक है, ये ऊपर में याद रखिएगा प्लस का चिन्ह है माइनस का। अगर प्लस का होगा तो ये 3 दान दिया है, अगर माइनस का होगा तो 3 किसी से ये ग्रहण किया है। जैसे ही ग्रहण करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जुड़ जाती, जो ये 13 है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जुड़ जाती, लेकिन ये दान किया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आपका न्यूट्रॉन की संख्या कह रहा है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, ऊपर में जो आपका ये परमाणु भार दिख रहा है A क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन की संख्या कितना निकाला 13, तो यहाँ पर आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 14। तभी तो ये आपका कितना हो जाएगा 27 दिया है, जो यहाँ पर 27 दिया है तो आपका कितना हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या 13 और न्यूट्रॉन की अपने आप संख्या कितनी हो जाएगी 14। तो आपने यहाँ पर निकाल लिया कि न्यूट्रॉनों की संख्या 14 हो गई। इस केस में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो होगा। लेकिन अगर 3+, अगर डायरेक्ट ऐसे पूछता कि जो ये एल्युमिनियम है, ये सब नहीं देता 3+ वगैरह कुछ भी, अगर पूछता है कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, डायरेक्ट ऐसे ही पूछता, ये ऊपर में कितना आयन दिया वगैरह कुछ नहीं पूछता, तो उस समय एल्युमिनियम में कितना हो जाता, 13 प्रोटॉन की संख्या और 13 आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 3+ दिया है, या फिर 3+, 3-, 2+, 2- ऐसा कुछ दे तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पर समस्थानिक और समभारिक को देखते हैं। तो देखिए समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जिसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। समस्थानिक देखिए इसमें क्या होता है कि जिसकी परमाणु संख्या Z, परमाणु संख्या को हम किससे दर्शाते हैं, Z से। परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होना चाहिए। अब देखिए परमाणु संख्या समान पर आपका ये हो गया समस्थानिक, यानी कि जो नीचे है परमाणु संख्या क्या होता है, नीचे रहता है, और परमाणु संख्या समान है। सभी का बैठने का स्थान जो है वो बिल्कुल समान है। इस तरह से याद रखिएगा कि जहां परमाणु संख्या समान है, समस्थानिक में क्या होता है कि नीचे बैठने का स्थान सबका बराबर होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पर दिया है कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या आपका 6 दिया है, यहाँ भी कार्बन है, परमाणु संख्या 6 दिया है, यानी कि दोनों के बैठने का स्थान क्या है, बिल्कुल सेम है। और लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है ये आपका जो A है, द्रव्यमान संख्या ये अलग अलग है। यानी इस कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 है और इस कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना है, 14 है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो देखिए समस्थानिक, यानी स्थान नीचे वाला बिल्कुल सेम है। तो समस्थानिक में 17 है क्लोरीन का, और ऊपर में क्लोरीन एक 35 है और एक आपका 37 है। तो ये अगर इस तरह देगा, नीचे की संख्या अगर समान है तो वो क्या कहलाएगा, समस्थानिक कहलाएगा। इसे याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन कह दे कि कार्बन मान लेते हैं, यहाँ पर कह दे कि कार्बन का 6 है परमाणु संख्या और परमाणु भार इसका 12 है, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालिएगा। तो किस तरह से निकालिएगा, देखिए Z कितना दिया 6, जब Z बराबर है तो P भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए ये नहीं दिया है कि 2 प्लस है, 1 प्लस है, 4 प्लस, इसमें कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। प्रोटॉन की संख्या 6 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगी। और न्यूट्रॉन की संख्या कह रहा है, तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर p प्लस क्या हो जाएगा n। जब p आपका 6 दिया है तो n ऑटोमेटिक 6 हो जाएगा, तभी ना मिलकर 12 होगा। तो यहाँ भी 6 होगा। तो इस केस में दोनों में प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रॉन भी 6। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। लेकिन अगर सर पर दे दे, यहाँ पर अगर माथे पर ही दे दे कि 2 प्लस है, 3 प्लस है, तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं संभारिक यानी कि भार। भार कैसा होता है, सर पर सबका भार होता है, कहता है ना मेरे सर पर भार है। तो ये याद रखिएगा, इसका जो सर है ना उस वाला चीज आपका समान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परमाणु संख्या जो Z है वो अलग अलग होगी और परमाणु द्रव्यमान इसमें समान होगा। यानी कि ऊपर वाला जो है ना परमाणु द्रव्यमान ये समान होगा इस केस में। देखिए जैसे कि कैल्शियम की बात करें तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम 20 है और आर्गन 18, यानी कि ये जो दोनों है वो अलग अलग है और ये अलग है, तो ये क्या है, परमाणु संख्या है। ठीक है, लेकिन कैल्शियम का 40 होता है और ये आर्गन का भी हो गया 40 परमाणु भार। तो ये दोनों भार आपके समान है। यानी कि अगर भारिक की बात कर दे, भार की बात कर दे तो ऊपर वाला माथा वाला बराबर हो जाएगा। अगर स्थानिक की बात कर दे तो नीचे बैठेंगे तो नीचे का स्थान वाला बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा बस इस पर कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस तरह से काउंट करना है। ठीक है, तो ये आप समझ के यहाँ पर देखिए दान किया गया इलेक्ट्रॉन या फिर आपको ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखना है। ठीक है, दान किया गया इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप काउंट नहीं करेंगे। ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको हम इसमें जोड़ देंगे। जो आपको प्रोटॉनों की संख्या है 13, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 13 होगा, लेकिन जो दान लिया है वो भी हम इसमें जोड़ कर बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये वाला चीज भी आपके एग्जाम में पूछा है कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो परमाणु भट्टी के ईंधन के रूप में करते हैं। कैंसर का उपयोग में कोबाल्ट का समस्थानिक का उपयोग करते हैं और घेंघा रोग के उपचार में हम आयोडीन के समस्थानिक का यूज करते हैं। तो पूछेगा आपसे कि परमाणु भट्टी में किसका उपयोग होता है, तो याद रखा यूरेनियम का। कैंसर में किसका यूज होता है, तो कोबाल्ट का। घेंघा रोग में किसका यूज होता है, तो आयोडीन का। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कल के हम लोग वीडियो में, कल की क्लास में हम लोग धातु और अधातु को पढ़ेंगे। इसके बाद 2-3 क्लास बस आपका साइंस करा जाएगा, उसके बाद आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपकी क्वेश्चन की मैराथन क्लास भी आएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धातु और अधातु के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।